गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर हमारे लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ द इवैल्यूएशन ऑफ आईएफएस। तो आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम का इवैल्यूएशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर हमारी जो 3 स्टेजेस थी इंटरवार पीरियड तक वो हमने कंप्लीट कर ली थी। इस टॉपिक के अंदर हम अपने रिमेनिंग स्टेजेस को कवर कर रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम फ्रॉम 1945 टू 1972। मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर फ्रॉम July 1st to July 22, 1944, 730 delegates from the 44 allied nations attended the conference। कि अगर आप देखें तो मॉनेटरी और फाइनेंशियल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि ब्रेटन वुड्स के अंदर हेल्ड हुई थी न्यू हेमस्फीयर के अंदर, वो जुलाई 1 से जुलाई 22 तक चली थी 1944 के अंदर। और इसके अंदर 730 डेलीगेट्स आए थे 44 एलाइड नेशन से जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। और मेजर आउटकम्स ऑफ द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इंक्लूडेड द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर आप देखें तो जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का जो मेजर आउटकम था वो क्या था कि हमें किसी एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को फॉर्मेट करना है। तो जो इंटरनेशनल बैंक और बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और साथ साथ हमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को बनाना है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये जो कॉन्फ्रेंस का बेसिकली जो आउटकम था वो था कि हम किसी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाएं जिससे कि जो मनी का जो सर्कुलेशन है डिफरेंट कंट्रीज़ के अमोंग वो एक प्रॉपर मैनर में हो। इसके बाद अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट चीज़ थी हमारे आईएमएस की इवैल्यूएशन की, दैट इज़ द साइमल्टेनियस एग्रीमेंट कि अपॉन एंटरिंग द फंड अ कंट्री submitted as per value of the currency expressed in the terms of gold in terms of the US dollar using the weight of gold in effect of July 1, 1944। तो $35 per troy was however but the most significant source of instability was the weakness of the dollar। तो जैसे ही हम अपने फंड के अंदर एंटर हुए तो जो कंट्री है उन्होंने सबमिट की एक पार वैल्यू ऑफ करेंसी को जो कि एक्सप्रेस की गई गोल्ड की टर्म्स में। और जो भी गोल्ड की टर्म्स में हमने अपनी करेंसी को एक्सप्रेस किया तो उसके बाद जितनी भी करेंसी को एक्सप्रेस किया जाता था वो यूएस डॉलर की टर्म में किया जाता था। तो जो भी गोल्ड का वेट होता था वो इफेक्ट हुआ हमारे जुलाई 1 से 1944 के अंदर। तो हमने देखा कि कुछ हमारे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स है किसी भी करेंसी के वैल्यूएशन का वो इनस्टेबल हुआ और जो डॉलर की जो मार्केट के अंदर जो वीकनेस है वो बनने लगी। लेकिन हमने देखा कि जो यूएस डॉलर है उसका जो यूज़ है वो प्रिंसिपल रिजर्व एसेट के रूप में किया गया हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के थ्रू। तो जो वीकनेस थी डॉलर की वो रेज़ होने लगी और कोई भी ऐसा डाउट नहीं था जिससे कि हमारे एंटायर सिस्टम के अंदर ये चेंजेस होने लगे। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी नेगोशिएशन है उसने इस फ्रेमवर्क को अंडरटेक किया जो कि ग्रुप ऑफ 10 के रूप में किया गया। तो जो भी डिटेल्स थी उन पे वर्क किया गया और जो ग्रुप ऑफ 10 है उन्होंने एक मीटिंग की गई सिमैथोशियन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि वाशिंगटन डीसी के अंदर दिसंबर 1971 में हेल्ड हुई। अगर आप देखें तो ये जो एग्रीमेंट था ये फॉर्मलाइज किया गया था आईएमएफ के थ्रू, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू। तो जो येन था जो कि एक जापानीज़ करेंसी है वो अप्रिशिएटेड थी 17%। और जो मार्क है वो उसका अगर हम बात करें तो वो 13.5% एप्रिशिएशन में थी। और जो पाउंड करेंसी है वो 9% एप्रिशिएशन थी। और जो एफएफ है वो 9% एप्रिशिएशन रेट पे था। तो जो पार वैल्यू है अदर माइनर करेंसीज़ की उनको चेंज किया गया। तो जो भी रिटर्न था हमारे अदर करेंसीज़ के रीवैल्यूएशन के टाइम पे, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है उन्होंने एग्री किया कि अगर जो प्राइस है गोल्ड की अगर वो बढ़ेगी फ्रॉम $35 टू $38 एन आउंस, तो इसके इक्विवेलेंट में अगर हम देखें तो डॉलर का जो डिवैल्यूएशन हो रहा है वो 18.57% हुआ। तो जो पार वैल्यू है हमारे मॉडिफिकेशन एक्ट की 1973 के अंदर उसकी एक कॉपी हमने अपने सेकंड डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर के अंदर मार्च 1973 के अंदर की जो कि 11% थी। और अगर हमने देखा कि जो प्राइस है हमारे गोल्ड रोज की वो $35 टू 42.22 पर आउंस हुई। तो जो डॉलर की वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। आफ्टर द सामैथियन एग्रीमेंट फेल अपार्ट एंड अदर करेंसीज वर लेफ्ट टू फ्लोट अगेंस्ट द डॉलर। और
सेमोथेशियन एग्रीमेंट के बाद हमने देखा कि जितनी भी अदर कंट्रीज़ की करेंसीज हैं वो लेफ्ट हुई और वो डॉलर के अकॉर्डिंग फ्लोट होने लगी, चेंज होने लगी। सो फाइनली ऑल लॉस्ट फेथ इन द डॉलर एंड दिस सिस्टम आल्सो फेल्ड। और जितना भी हमारा फेथ था डॉलर करेंसी के अंदर वो फेल होने लगा और धीरे धीरे ये जो हमारा सिस्टम था ये भी धीरे धीरे फेल होने लगा मार्केट के अंदर। इसके बाद हम देखें तो हमारी जो लास्ट स्टेज थी वो थी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम सिंस 1973। तो द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट regime that followed the collapse of the fixed exchange rate system was formalized in January 1976 when IMF member met in Jamaica and agreed to the rules of the international monetary system that are in place today। तो अगर आप देखें तो जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आया 1973 के अंदर तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम है उसको फॉलो किया गया इस कॉलेप्स में, जो कि एक फिक्स एक्सचेंज रेट के सिस्टम के अंदर फॉर्मलाइज किया गया, जो कि जनवरी 1976 के अंदर बनाया। और जो हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उनके जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस जैमका में की और उन्होंने एग्री किया कि जितने भी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के रूल्स हैं उनको आज से प्लेस किया जाएगा। तो अगर आप देखें तो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम का जो इवैल्यूएशन है वो हमारी 5 स्टेजेस के बेसिस पे किया गया। तो आज आपने देखा कि इस टॉपिक के अंदर हमने अपने आगे की स्टेजेस को कवर किया, जहाँ पे हमने जो फर्स्ट स्टेज थी वो पढ़ी थी, दैट इज़ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जो कि 1945 से 1972 के बीच में हुआ। तो मॉनेटरी और जितनी भी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई जो कि ब्रेटन वुड्स में हेल्ड हुई थी, तो अगर आप देखें तो जुलाई 1 से जुलाई 22 के अंदर न्यू हेमिस्फीयर के अंदर 1944 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर 730 डेलीगेट्स जो कि 44 एलाइड नेशंस से इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। और उन्होंने देखा कि इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम का जो एक मेन आउटकम है वो क्या है कि हमें किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मेशन करना है। और उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को फॉर्मुलेट किया आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आपने देखा कि जो नेक्स्ट स्टेज थी वो थी सेमोथेशियन एग्रीमेंट, कि जब हम इस फंड के अंदर एंटर हुए तो कंट्रियों ने क्या किया, एक पार वैल्यू सबमिट की उन करेंसी की जिसको एक्सप्रेस किया जाता इन टर्म्स ऑफ लॉन, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो जो भी टर्म थी हमारे यूएस डॉलर की उसका जो वेट था वो हम गोल्ड के बेसिस पे करते थे, जो कि इफ़ेक्ट हुई जुलाई 144 से। तो अगर हम देखें तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स था हमारी करेंसी का वो स्टेबल हुआ और धीरे धीरे जो डॉलर की जो वीकनेस है मार्केट के अंदर वो होने लगी। इसके बाद आपने देखा कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमने ये देखा कि जब ये साइमोथेशियन एग्रीमेंट हुआ था तब अदर कंट्रीज़ को डॉलर के बेसिस पे फ्लोट करने लगे और जो भी फेथ था हमारा डॉलर का वो धीरे धीरे डाउन होने लगा मार्केट के अंदर और धीरे धीरे जो सिस्टम है ये मार्केट के अंदर फेल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के अंदर हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को किया, जो कि 1973 के अंदर ऑर्गेनेट हुआ। तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम है उसको फॉलो किया गया एक फिक्स एक्सचेंज रेट के सिस्टम के बेसिस पे, जिसका फॉर्मुलेशन जनवरी 1976 के अंदर किया गया। तो जो आईएमएफ के मेंबर्स थे जिन्होंने जैमका के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने इन रूल्स को इंटरनेशनल फंड मॉनेटरी सिस्टम में बनाया और उसके बेसिस पे आज जितनी भी करेंसीज़ का जो वैल्यूएशन होता है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स एक्सचेंज रेट के बेसिस पे होता है और वो डिपेंड करता है कि मार्केट में किस करेंसी की क्या डिमांड एंड सप्लाई चल रही है। तो मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे आज हम अपनी करेंसीज़ का वैल्यूएशन करते हैं किसी भी एक्सचेंज मार्केट के अंदर। और आपने देखा कि जैसे जैसे करेंसीज़ का जो वैल्यूएशन था वो डिफरेंट डिकेड्स के अंदर डिफरेंट स्टेजेस के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड्स किया जाता था। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने देखा कि जब भी हमें किसी भी एक्सचेंज के लिए अगर मनी का यूज़ करना होता था तो हम अपने गोल्ड के बेसिस पे उसका डिटर्मिनेशन करते थे। और उसके बाद आपने देखा कि जब इंटरवार पीरियड था तब हमने अपनी करेंसी का जो वैल्यूएशन किया वो हमने बेसिस ऑफ द वेट ऑफ द गोल्ड के हिसाब से किया। तो जो गोल्ड का वेट होता था उस समय उस गोल्ड की क्या प्राइस चल रही है उसके बेसिस पे करेंसी का वैल्यूएशन किया जाता था। लेकिन जब हमने देखा कि जो गोल्ड की जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो धीरे धीरे जैसे जैसे गोल्ड का वैल्यूएशन हम डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए करते थे
तो जो गोल्ड की वैल्यू है वो धीरे धीरे मार्केट में कम होने लगी। तो मॉनेटरी सिस्टम ने अपने ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखी जो कि 1944 के अंदर की गई न्यू हैम्पशायर के अंदर। तो वहाँ पे कुछ डेलीगेट्स ने डिफरेंट एलाइड नेशंस के थ्रू एक कॉन्फ्रेंस रखी, जिन्होंने एक इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया और उन्होंने आईएमएफ और इंटरनेशनल बैंक डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइज किया मार्केट के अंदर, जिससे कि हमारा जो भी मैनेजमेंट है किसी भी मनी वैल्यूएशन का वो एक प्रॉपर मैनर से होता रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।